तो हम लोग देख लिए थे, ठीक है, कहाँ तक हो गया था, ज्वेलवेरिन हो गया था, है ना। तो ज्वेलवेरिन के बारे में कुछ बता सकते हैं कुछ? हम्म 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 हम्म, हाँ। हम्म हम्म हम्म। फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स कैपिटल, है ना, गुड्स कैपिटल का, हाँ, जो टैरिफ बैरियर्स वगैरह को हटाना। हाँ, टैरिफ बैरियर्स, जो इंटरनल टैक्सेस था उस सबको रिमूव करना, है ना। चलिए, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, ठीक है, 1815 के बाद कंजर्वेटिज्म का क्या, 1815 1815 में अगर जो देखा जाए तो नेपोलियन हार चुका था, ठीक है ना। अब नेपोलियन जब हार गया था तो जो पहले के जो लोग थे जो ये मानते थे कि नहीं, फ्यूडलिज्म होना चाहिए, मोनार्की होना चाहिए, है ना। लेकिन क्योंकि नेपोलियन का जो रूल था, जो कुछ समय के लिए यूरोप में रूल रहा उसका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, तो लोगों को ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा निगेटिविटी ही नज़र आया, कुछ नेपोलियन का कुछ फ़ायदा भी लोगों को नज़र आया, ठीक है। और पहले का अगर वो देखते थे कि मोनार्की का बहुत ऑटोक्रेटिक रूल हुआ करता था, तो जो अब कोई भी चीज़ होता है ना, जो ट्रेडिशंस है, कल्चर्स है, भले कितना भी खराब हो लेकिन आपको वो चीज़, लोग चाहता है कि वो चीज़ रहे। जैसे सती प्रथा था, है ना, बहुत मुश्किल से हटा। कुछ 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 अभी भी आप देखिएगा, कुछ कुछ ट्रेडिशंस है, प्रैक्टिसेस है जो मतलब थोड़ा सा ठीक नहीं है, फिर भी उसको हम लोग करते हैं, है ना। तो एक्चुअली क्योंकि वो हमारा कल्चर, उसको एज हम कल्चर एक पार्ट मान लेते हैं कि जैसे सऊदी अरेबिया में अभी भी राजा है, इंडोनेशिया में अभी भी किंग है, ठीक। तो वो लोग, वहाँ की जनता चाहे तो वहाँ भी डेमोक्रेसी ला सकते हैं, वहाँ भी बोले कि अब किंग विंग ना रहे। लेकिन होता क्या है कि जनता क्योंकि एसोसिएट कर जाती है, उनको अच्छा, मतलब एक भले निगेटिविटी हो चाहे जो रहे, लेकिन उनको लगता है कि ये मेरा ट्रेडिशन है, ये मेरा कल्चर, इसको रहना चाहिए, है ना। भले ख़राब हो, इसमें कुछ चेंज ले ले आ सकते हैं, अगर कुछ ऐसा डिमांड है बहुत ज़्यादा तो कुछ कुछ चेंज ला करके, लेकिन सिस्टम वही रहना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे जो नेपोलियन जब युद्ध लड़के गया, वहाँ से सब जीत जात के जब हार गया 1815 में, बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है। तो उसके बाद जो है, जो कंजर्वेटिज्म था वो, उनको लगा कि नहीं, कुछ कुछ फ्रीडम वगैरह तो ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी अचानक से कि एकदम राजा रहे ही ना, है ना, लोग चुनने लगे अपने रिप्रेजेंटेटिव, वो रूल करने लगे, ये कुछ ठीक नहीं लगा उनको। बोले कि नहीं, मोनार्की होनी चाहिए, है ना, मोनार्की होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ उसमें बदलाव करके, कुछ चेंजेस करके, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए मोनार्की को। तो ऐसे लोग क्या बोले, बोला जाता है कंजर्वेटिव, ठीक है। दे बिलीव दैट द मोनार्की, चर्च, एरिस्टोक्रेसी, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व, ठीक है। तो नेपोलियन के टाइम में भी क्या था कि चर्च के पास बहुत ज़मीन हुआ करता था, तो वो सारा ज़मीन भी क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, है ना। चर्च से ज़मीन ले लिया, जो फ्यूडल थे उनसे ज़मीन वो लिया था और सबको डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो क्योंकि अब नेपोलियन हार चुका था, तो अब जो जो उसका लीडर था वही हार चुका है ना, तो उसका नेपोलियनिक कोड भी अब ज़्यादा उसका इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। लोग अब जो उनको हराया है ना, अब चाहेंगे कि फिर से वही सिस्टम दोबारा आ जाए, ठीक है। तो वो लोग जो कंजर्वेटिव थे वो बिलीव करते थे कि मोनार्की होनी चाहिए, ठीक है। चर्च जो चर्च के पास पावर था वो फिर से प्रिजर्व कर देनी चाहिए, एरिस्टोक्रेसी होनी चाहिए, फ्यूडलशिप होनी चाहिए, ठीक है। सोशल हायरार्की, जो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट वगैरह था, है ना, ये चीज़ भी मेंटेन रहनी चाहिए। प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व, और प्रॉपर्टी और फैमिली जो है वो भी रहनी चाहिए, ठीक है। वांटेड टू प्रिजर्व नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, है ना। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव तो एक बात ये बोल रहा है ना कि मोनार्की भी होनी चाहिए, चर्च भी होना चाहिए, एरिस्टोक्रेसी भी होनी चाहिए, जो फ्यूडलशिप वगैरह, सोशल हायरार्कीज भी होनी चाहिए, जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। लेकिन साथ एक और चीज़ वो चाहते थे, क्या, कि नेपोलियन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है
वो भी रहना चाहिए था। नहीं, रिवॉल्ट का बात नहीं, क्योंकि आप जब आप हार चुके हो ना, तो हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, हमको अब आपसे कोई डर नहीं है। तो वो जो कंजर्वेटिव था उसको कोई जनता से डर नहीं था, क्योंकि तो तुम्हारा जो सरदार था, जो तुम्हारा लीडर था नेपोलियन, वो तो हार चुका है, अब कौन तुमको बचाएगा। हारे हुए इंसान पे आप कुछ भी थोप दो, अब तो कुछ नहीं कर सकता, है ना। लेकिन क्योंकि वो मज़ा लग चुका था उन लोगों को भी, है ना, मज़ा लग चुका था कि कितना मतलब उस रेट सस्ता हो गया था, इधर से उधर जाने में उनको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, है ना। तो लेकिन फिर भी उनका ख्यालात था कि नहीं, ये जो कल्चर है ना, जो मोनार्की सिस्टम चला रहा था, हायरार्की चला रहा था, वो चीज़ रहना चाहिए। हाँ, इसमें बदलाव किया जाना चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जिससे हम लोग को जनता को फ़ायदा, वो चीज़ रहे। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा चर्च का ज़मीन छीन के उसको पुंगा बना दो, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा जो मोनार्की है उसको ख़त्म ही कर दो, वो भी रहे। लेकिन कुछ कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाया था नेपोलियन, जैसे वेट मेजर्स का इक्वल होना, करेंसी का इक्वल होना, है ना, ये सब मेंटेन रहे, है ना। समझ में आया बात को, ठीक है। तो इन 1815 इंग्लैंड, रसिया, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया साइन द ट्रीटी ऑफ वियना अनडूइंग द चेंजेस मेड बाय द नेपोलियन, ठीक है ना। तो ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ कब? 1815 में। और कौन कौन इसमें लोग थे? इंग्लैंड थे, रसिया था, ऑस्ट्रिया था और प्रूसिया था। प्रूसिया बेसिकली जर्मनी का ही स्टेट है, आज थोड़ा सा जर्मनी के अंदर ही आता है प्रूसिया, ठीक है। और भी इसको अगल बगल छेके हुए था। तो 1815 में क्या साइन हुआ? ट्रीटी ऑफ वियना। और 1815 ट्रीटी ऑफ वियना में जो नेपोलियन जो जो चेंजेस लाया था उसको क्या कर दिया गया था? अनचेंज कर दिया। मतलब फिर से जो जो पहला वाला प्री रिवॉल्यूशन का जो फेज था, मोनार्कियल जो फेज था, उसको फिर से यानी मोनार्की को उठा के ले आया गया, है ना। चर्च को भी डोमिनेंट पोजीशन पे रख दिया गया। सोशल हायरार्की जो नेपोलियन ख़त्म किया था उसको फिर से रीइंट्रोड्यूस करवा दिया गया। तो क्या ऐसा लगता है कि आप चीनी भी खाओ, बोलो कि मीठा भी ना लगे? ऐसा हो नहीं सकता। एक तरफ तो कंजर्वेटिव ये बोल रहे कि ठीक है कि नेपोलियन का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म तो रहे, जो जो यूनिफॉर्म करेंसी हो, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स हो, है ना, इक्वल अबाइड बाय, सभी लोग क्या हो, लॉ के इक्वल हो, इन फ्रंट ऑफ ऑल पीपल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, ये सब रहे। तो क्या आप, जब आप एक तो ये बोले कि सोशल हायरार्की भी रहे और आप बोले कि सब लॉ के इक्वल भी रहे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सोशल हायरार्की अगर हो गया तो फर्स्ट और सेकंड से थर्ड वाले के लिए तो फिर डिफरेंट डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन हो जाएगा, तो फिर काहे का आप फिर कोई फ़ायदा, कोई मतलब नहीं बनता। चर्च के, अगर चर्च आप फिर से डोमिनेंट फेज में रख देते हैं तो उसके पास फिर से वो ज़मीन एक्वायर करेंगे, तो लोग के पास फिर ज़मीन छीने छीने जाएंगे, है ना। ज़मीन तो उतना ही है जितना रहेगा, ठीक है। तो जो जो चेंजेस नेपोलियन लाया था उसको ट्रीटी ऑफ वियना 1815 के बाद क्या कर दिया गया? अनडू कर दिया गया, ठीक है। और जो फ्रांस को उस समय ये, क्योंकि ये लोग यूरोपियन के लोग ये देख रहे थे, अदर जो यूरोपियन मोनार्की थे, कि फ्रांस क्या करता है, एक्सपेंशनिस्ट। जैसे नेपोलियन क्या कर रहा था, फ्रांस पे जब वो मिलिट्री जनरल बना तो अदर अदर जो अगल बगल के जो मोनार्कीज थे, जो स्टेट्स थे, उस पर कब्जा शुरू कर दिया था, है ना, यूरोप पे कब्जा करने के लिए। तो अदर जो मोनार्की, तो ये 1815 में जब ये हार जाता है ना, नेपोलियन, ठीक है। तो ये सोचते हैं कि फ्रांस एक एक आक्रामक कंट्री है ना, ये कभी भी अटैक अगल बगल कर देता है और खींच लेता है, सब अपने स्टेट में मिला लेता है। तो इसको क्या करो, एक चारों तरफ से इसको पुंगू बना दो, मतलब इसको ऐसा, इसका जो पावरफुल स्टेटस को सब अपने कब्जे में ले लो, वहाँ अपना मिलिट्री स्थापित कर दो, ताकि फ्रांस कभी भी दूसरे स्टेट पे अटैक नहीं कर पाए। समझ गया? कंजर्वेटिव बोला था, और कंजर्वेटिव सिर्फ फ्रांस में नहीं था, यूरोप के हर पार्ट में था। तो पहले ही हम बता चुके कि ये जो ग्रुप वगैरह होते थे आपस में रिलेटेड होते थे, है ना। मैरिटाइल रिलेशन होता था, प्लस उनका एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी उन लोगों को एक रखता था, है ना, ठीक है। तो फ्रांस के बाउंड्री पे क्या कर दिया गया था, उनका कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट, सपोज डैट ये फ्रांस का बाउंड्री है ना, अगर ये फ्रांस का बाउंड्री है, ठीक है, और जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, ठीक है, पुर्तगाल हो गया, तो ये सब ये सब जो है क्या करेंगे, यहाँ पे बफर स्टेट, यहाँ मिलिट्राइजेशन कर देंगे, कुछ कुछ इसका इम्पोर्टेंट एरिया क्या कर लेंगे, छीन लेंगे, है ना, ठीक। तो जो मोनार्की जो वगैरह था, हाँ क्या, अच्छा कट रहा,
ठीक है। तो मोनार्की वगैरह था, फिर से क्या कर दिया गया, ला दिया गया। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ हुआ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ट्रीटी ऑफ वियना का क्या एम था, क्या पर्पज था? हाँ हाँ, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन रहे, चर्च वगैरह, मोनार्की वगैरह, सोशल हायरार्की वगैरह, है ना। हाँ हाँ हाँ, सारा जो नेपोलियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स था उसका, जो फ्रीडम वगैरह एंजॉय लोग कर रहे थे, वो मेंटेन रहे, है ना, ये इन कंजर्वेटिव का चीज़ था। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक पिक्चर देख लेते हैं हम लोग, है ना। ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रूशिया है। ठीक है, जर्मन कर, यहाँ भी अब जर्मनी बन चुका है। ये होलैंड है, तो नीदरलैंड पढ़ते हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए नीदरलैंड है। ठीक है, ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस है। ठीक, ये स्विट्ज़रलैंड हो गया, यहाँ पे ये इटली है, यहाँ से ये इटली हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा उस टाइम में 1815 के आसपास में पूरा ऑस्ट्रियन एम्पायर ये रूल किया करता था, देख रहे हैं। ठीक है, ये रसिया का रूलिंग होता था, प्रूशिया रूल कर रहा है, यहाँ पे प्रूशिया रूल कर रहा है। और ये जर्मनी आज के डेट में देखिए, तो जर्मनी ये पूरा इतना बड़ा हो। ठीक है, समझ में आया बात को। ठीक है, तो जो फ्रांस था, फ्रांस अभी एक बफर जोन बना दे, क्योंकि फ्रांस क्या था, आक्रमणकारी स्टेट था। मतलब ये नेपोलियन की वजह से क्या हो चुका था कि ये कभी भी किसी को अटैक कर सकता है। तो जो ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ था 1815 में, 1815 में, तो ये जो बगल वाले जो आप स्टेट देख रहे हो, ये सबको बफर स्टेट बना दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे यानी कहने का मतलब यहाँ पे मिलिट्री वगैरह ये सब अपना लगा दिए थे, और यहाँ का जो भी मिलिट्री था फ्रांस को, उसको हटा दिए थे, ताकि एक बफर जोन क्रिएट रहे। ठीक है, कभी भी अगर फ्रांस हमला करे तो यहाँ की आर्मी हमेशा तैयार रहे। ठीक, जैसे इंडिया और चाइना के बीच का बफर स्टेट कौन सा है? नेपाल, है ना। नेपाल बीच में आके अगर अगर चाइना को खुद तकलीफ होगा तो उसको जाहिर सा बात है नेपाल से क्रॉस करना पड़ेगा, तो नेपाल है जब बफर जोन एक्ट करेगा। ठीक है, कुछ हद तक भूटान भूटान भी है ना। ऐसे डायरेक्ट देखेगा तो चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को बोलता है कि मेरा स्टेट है। तो उसका जो है तिब्बत जो है वो तो कब्जा हुआ है चाइना, तो तिब्बत भी उसका स्टेट नहीं है। तिब्बत तो आज़ाद कर देना चाहिए चाइना को, उसका अपना स्टेट भी नहीं है। ठीक है, नहीं, जैसे चाइना जो है ना, वो चाइना चाइना खैर उसमें हम लोग आ जाएंगे। चाइना अगर ये सपोज दैट ये चाइना है ना, ये मंगोलिया यहाँ पे जो है इंडिया है। ठीक है, नहीं मंगोलिया यहाँ पे नहीं है, सॉरी, मंगोलिया तो ऊपर में है। ठीक है, ये जो पूरा इलाका पर, ये जो पूरा इलाका है ना, ये तिब्बत का आता है रीजन, तिब्बत का। इसी में इंडिया टच है, हिमालय पर्वत यहीं पे है। इसी को 1949 में आई थिंक इसको हमला करके ये कैप्चर किया था। ठीक है, चलिए, अभी भी दलाई लामा कहाँ रहते हैं? इंडिया में ही रहते हैं। ठीक, दलाई लामा इंडिया में ही है। हाँ, अभी तक जिंदा, नेहरू के टाइम से है वो भाग करके चाइना से 100 क्रॉस हो चुके होंगे, मुझे लगता है 110 112 तक चल गए जब ये भारत भाग के आए थे ना चाइना से, वहाँ तिब्बत से। तो उस समय मुश्किल से नेहरू के साथ उनका फ़ोटो भी एकदम जवान थे, एकदम जवान। दलाई लामा बचपन में ही सेलेक्ट हो जाते हैं ना, बहुत कम उम्र में ही सिलेक्शन हो जाता है। चलिए, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर देखिए, ऑटोमन एम्पायर देखिए कितना बड़ा है ना। ये कॉन्स्टेंटिनोपल है, यहीं पे युद्ध हुआ था। और युद्ध होने के बाद ब्रिटेन और ये जितना यूरोपियन कंट्री वो, हाँ, ये रूट फाइंड किया था इंडिया आने के लिए, क्योंकि ये वाला, क्योंकि यही रूट से सारा यूरोप इसी रूट से आता था, और यही रूट ब्लॉक हो गया था। ठीक है, तब इन लोग को अगर ये रूट ब्लॉक ना होता तो पता नहीं, शायद इंडिया में भी ना गुलाम तो हो ही जाता, क्योंकि जब इतना दूर से घूम के अंग्रेज आके गुलाम कर लिया था, तो यहाँ से आने में गुलामी करने में क्या दिक्कत था।
उसे गुलामी हो जाते हैं हम लोग। खैर, चेंजेस ब्राउट बाय कंजर्वेटिज्म, ठीक है। अब क्या क्या चेंजेस आया कंजर्वेटिव में, कौन कौन सा चेंजेस लाए, तो जो जाहिर सा बात है जिन्होंने 1815 का जो ट्रीटी ऑफ वियना था उसमें जो जो उनका पॉइंट्स था, है ना, उनको फिर से वो इंट्रोड्यूस करा दिए। कौन कौन, ऑटोक्रेटिक रिजाइम फिर आ गया, यानी मोनक, है ना, जो भी फ्यूडल वगैरह थे, मोनार्की वगैरह थे, सब फिर से इस्टेब्लिश कर दिया गया, ठीक है। दूसरा बात, क्योंकि पब्लिक को ज़्यादा टेस्ट लग चुका था उनको फ्रीडम का वगैरह वगैरह का, ठीक है। तो अब क्रिटिक्स अगर कंजर्वेटिव जीते जीते हैं लड़ाई युद्ध में, तो वो जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को अगर ला रहे हैं तो पब्लिक विरोध करेगी, बिजनेस क्लास विरोध करेगी इसका, है ना। तो इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया कि कोई भी कुछ भी अनाप शनाप कंजर्वेटिव्स के बारे में नहीं बोलेगा, है ना। तो कोई आप डिसेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब आप उसका विरोध नहीं कर सकते कंजर्वेटिज्म का, है ना। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जो लाया जा रहा है फिर से दोबारा, आप उसका विरोध नहीं कर सकते। उसी तरह से कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज भला बुरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेंसर से अब इसको करने के लिए क्या लाया जाएगा, सेंसरशिप लॉ लाया जाएगा कि आप सेंसरशिप लॉ कि आप ये मत छापिए पेपर में, वो मत छापिए, है ना, ठीक है। और अगर पेपर वाला ये छापने लगे लिबरल व्यूज़, लिबरल आइडियाज़ जो है, लिबरल आइडियाज़ बता चुके हैं, है ना, जिसमें सारा रूल रेगुलेशंस को एकदम मिनिमम कर दिया जाए, है ना। ट्रेड है, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड वगैरह बहुत इजी हो जाए, है ना, ठीक। इकोनॉमिक लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, है ना, सोशल लिबरलिज्म, ये सारा का सारा जो लिबरल व्यू है ना। तो लिबरल व्यूज़ वगैरह, है ना। तो ये जो लिबरल व्यूज़ को अगर कोई प्रोपेगेट करता है, कोई प्रचार करता है, उस पर भी क्या बैंड कर दिया गया, है ना। और इस तरह से जो है जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को फिर से लाया गया, क्रिटिसिज्म्स जो कर रहा था उस पर बहुत हार्श रूल्स रेगुलेशंस लाया गया, प्लस सेंसरशिप लाया गया, है ना। लिबरल व्यूज़ को बैंड किया गया, जहाँ तक हो सका उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाने लगा, किसके थ्रू, कंजर्वेटिव के द्वारा, है ना, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर ले, चेंजेस ब्रॉट बाय कंजर्वेटिज्म, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब रिवॉल्यूशनरीज को देखेंगे। रिवॉल्यूशनरी किसको बोलते हैं, क्रांतिकारी। इनका मेथड क्या होता है, इनका मेथड क्या होता है काम करने का, है ना। ये आर्म्स का भी सहारा लेते हैं, है ना। प्लस ये तो जो जनता होती है रोड पे आ जाती है ना, तोड़ फोड़, है ना, एक 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 रिवोल्यूशनरी का काम क्या, किसी भी तरीक़ा से बात से अगर अगर प्रदर्शन करती है ना, पहले तो शांतिपूर्वक पीसफुल प्रोसेसन निकालते हैं, उस पर गोलियां चला दी जाती है, उस राजा वगैरह को तो मतलब था नहीं, अब जनता भड़क जाती है ना। तो ये है ना, ये इनका कुछ मेथड्स होता है ना, पीसफुल मेथड भी होता है, प्लस अगर नहीं माना जाता इनका मेथड का तो फिर इनको दूसरा तरीका भी आता है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव तो अपना काम कर दिया 1815 के बाद, लेकिन क्या बहुत दिन तक ये रह पाएगा, जब जनता को स्वाद लग चुका है फ्रीडम का, इक्वालिटी का, कि क्या बात था, है ना, ठीक है। तो अब लेकिन क्योंकि ये जो नेपोलियन था, जहाँ जहाँ जो स्टेट पे कब्जा कर रहा था, वो नेपोलियन वहाँ का तो नहीं था। तो जनता तो ये जो जो जहाँ जहाँ जो जो रीजन थी ना, वहाँ की जनता तो नेपोलियन का प्रेज की थी कि हाँ फ्रीडम आ गया, इक्वालिटी आ गया, लेकिन क्योंकि टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा लाद रहा था, प्लस फोर्स कंस्क्रिप्शन हो रहा था आर्मी में, तो इसके खिलाफ जो जनता थी इसके खिलाफ भी जा रही थी। तो इन जनता को ये व्यू लगा ना कि अगर ऐसा हो कि नेपोलियन के जगह अगर मेरा खुद का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता, है ना, जो नेपोलियन किया वो तो ठीक किया, वो भी करे, लेकिन वहाँ पे नेपोलियन के जगह खुद का अगर कोई मेरे स्टेट का होता, मेरा कल्चर का होता, तो शायद वो इतना हैवी टैक्स न लाता, वो जनता के बारे में सोचता। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म तो लाएगा ही लाएगा, जो है ना। तो जो रिवॉल्यूशनरी थे ना, वो ये चाह रहे थे कि जो नेपोलियन जो फ्रीडम वगैरह इंट्रोड्यूस कराया था, जो लिबरलिज्म लाया था, है ना, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, वो फिर से आ जाए, है ना। और वो तभी पॉसिबल है जब नेपोलियन के जगह कौन आ जाए, मेरे खुद का एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, और वो तभी पॉसिबल था जब हमारा देश क्या बन जाए, एक नेशन स्टेट बन जाए,
है ना, एक नेशन स्टेट बन जाए, डेमोक्रेसी आएगी तभी क्या कर सकते हैं हम लोग, उस पोजीशन पे अपने इलेक्ट करके अपने ही लोग में से उस पे बैठा सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी ऐसे देखे जाएगा तो दुनिया का सबसे पहला डेमोक्रेसी भज्जी को माना जाता है, जिसको आप वैशाली बोलते हैं ना बिहार में। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि अगर आप 10 लोग हैं तो 10 लोग, हमारे 10 दोस्त हैं, तो 10 दोस्त है तो हम दोस्त में लीडर कौन बनेगा या इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर कौन बनेगा, तो हम लोग वोट देंगे, जैसे 3-4 को खड़ा कर देंगे कि ठीक है इसमें ये कैपेबिलिटी है, ये इसमें ये कैपेबिलिटी, 3-4 को बंदा खड़ा कर दिया अपने लोग में, क्या इसमें ये कैपेबिलिटी है, ये कैपेबिलिटी, अब वो चारों बंदा अपना कैपेबिलिटी दिखाएगा कि देखो हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अब जो बचा हुआ आदमी है जिसको उस ऑर्गेनाइजेशन में वो है, वो क्या करेगा, बोले ठीक है भाई वोट दो, हम चाहते हैं कि ये वाला क्वालिटी वाला आदमी बने, आप चाहते हैं कि ये क्वालिटी का आदमी बने, तो इससे गड़बड़ हो जाएगा, एक ही तो बन सकता, चारों तो बन नहीं सकता, तो वोट देंगे। अब जिस पे ज़्यादा वोट गिर गया है ना, जो मान ली ए को 4 वोट मिला, बी को 2 वोट मिला, तो 4 वोट वाला को क्या मान लिया जाएगा कि यही हमारा लीडर होगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा हो कि ना मेरा ना तुम्हारा, सबका मतलब जिसका ज़्यादा उसका बहुमत मिला वही हम सब पे क्या करेगा, रूल करेगा, ठीक है। ऐसे नहीं तो फिर क्या होता है, अपने मार्केट सब कर लेते हैं, हम बनबो हम बनबो, है ना, ठीक है। तो उससे प्रोग्रेस भी रुक जाता, टाइम भी बर्बाद होता, दिमाग भी खराब हो जाता है ना, और फिर बाद में फ्यूचर में लड़ाई झगड़ा का माहौल बना ही रहता, फिर कोई दूसरा आता है बोलता है कि हम बनेंगे। हाँ हाँ, ऐसे देखिए अगर आप इतिहास के जाइएगा, बहुत प्राचीन में जाइएगा तो आपको वैशाली मिलेगा, ऐसे ऐसे जो फॉर्मल ऑफिशियल है जो वर्ल्ड के हिसाब से, तो यूएसए को बोला जाता है कि यूनाइटेड स्टेट इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे पहले आई थी, ऐसा बोला जाता है। और जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वो इंडिया है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन भी लार्ज है, प्लस यहाँ पे पॉपुलेशन लार्ज तो है, प्लस यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो सबसे बहुत डिटेल में लिखा गया है, बहुत बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है, हर चीज़ को डिटेल में लिखे जाने से इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बुक है वो बहुत काफ़ी वॉल्यूमिनस हो चुका है, तो इसलिए बोलते हैं लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और लोग भी यहाँ बहुत काफ़ी है ये हाँ वो आ चुका है, हाँ टॉप को। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो हाँ, तो क्या क्या कंजर्वेटिव लोग जो जीते हुए लोग हैं क्या रिवोल्यूशनरी को काम करने देंगे, नहीं करने देंगे, तो रिवोल्यूशनरी क्या बनाएगा, सेक्रेट सोसाइटी बनाएगा, है ना। तो जितने भी रिवोल्यूशनरी थे है ना वो क्या बनाने लगे, सेक्रेट सोसाइटी बनाने लगे, क्यों, क्योंकि जो मोनार्की फिर से ला दिया गया था, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन फिर से लाया गया था ट्रेटी ऑफ वियना 1815 में, उन सबको रिवोल्यूशनरी क्या चाहते थे कि इन सबको फिर से क्या कर दो, हटा दो, है ना। और कंजर्वेटिव ऐसा नहीं होने देते, इसलिए रिवोल्यूशनरी सेक्रेट सोसाइटी बनाने लगे, गुपचुप के कोई वहाँ ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, कोई वहाँ ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, ठीक है। और इनका एम क्या था, जो उनको लाइबर्टी और इक्वालिटी मिला था नेपोलियनिक कोड के थ्रू, वो फिर से लाइबर्टी लाना चाहते थे, फिर से इक्वालिटी लाना चाहते थे, ठीक है। और नेशन स्टेट ऐसा तभी हो सकता था जब नेशन स्टेट बने, जब मेरा खुद का नेपोलियन के जगह मेरा खुद का आदमी रहे, बिल्कुल वही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रहे, तो वो हमारे हिसाब से काम करेगा, है ना। फोर्स कंस्क्रिप्शन नहीं करा सकता आर्मी में, ज़्यादा टैक्स अगर ला देगा तो उसको हटा के हम वोट देंगे, अगला बार कोई और बन जाएगा, है ना। तो नेशन स्टेट का ये फायदा भी था, तो रिवोल्यूशनरी जो नेशन स्टेट इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे, दूसरा सेक्रेट सोसाइटी वो बना रहे थे, है ना, वो जितने भी मोनार्की वगैरह थे हटाना चाहते थे, और फिर से लिबरल और लाइबरल और जो इक्वालिटी वगैरह था, फ्रीडम वगैरह था, फिर से वो क्या करना चाह रहे थे, रिवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे थे, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इस बंदे को देखिए, बहुत फेमस बंदा है, इटली का है, जूसेप मैज़नी, है ना, जूसेप मैज़नी, है ना। ये इटालियन रिवॉल्यूशनरी था, कौन सा रिवॉल्यूशनरी था, मतलब ये इटली का रहने वाला था। तो अगर जूसेप मैज़नी इटली का रहने वाला था तो ये क्या कौन सा स्टेट बनाने के लिए चाहेगा, इटली का नेशन स्टेट बनाएगा ये, यानी इटली एज ए नेशन स्टेट
बनाने में जूसेफ मैज़नी का एक बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, क्योंकि उस समय इटली भी आप देखिए कि बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड था, है ना। बहुत सारे जो सेम स्पीकिंग थे वो डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स के द्वारा रूल किए जा रहे थे, है ना। और ये जो जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, शुरू में इनिशियली एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, कौन? जूसेफ मैज़नी, जिसका नाम क्या था? कार्बोनरी। ठीक, कार्बोनरी एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, जो सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो बना रहे थे ना, उसी ऑर्गेनाइजेशन को जूसेफ मैज़नी ज्वाइन करता है। और बाद में दो अलग अलग जो है वो नए ऑर्गेनाइजेशंस को भी जूसेफ मैज़नी बनाता है, एक यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप। ठीक है ना। तो कार्बोनरी में वो क्या है, इनिशियली ज्वाइन किया रहता है, बाद में वो एक यंग यूरोप और यंग इटली जैसा दूसरा संगठन को वो खुद से बनाता है। ठीक है। और इसका मानना ये था ना कि जो नेशंस है ना, ये गॉड का गिफ्टेड चीज़ है, कि हर इंसान को, है ना, हर रीजन को एज ए नेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। ये नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड है, यानी कि एक नेचर के द्वारा एक यूनिट है, नेशन का एक यूनिट है, जिसमें डिफरेंट, जिसमें जो लोग हैं, है ना, सेम कल्चर सेम हिस्ट्री, वो एक ग्रुप बना के रहते हैं, और ये गॉड के द्वारा ही क्या किया गया है, दिया गया है। तो नेशन स्टेट होना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरत भी है और ये गॉड के द्वारा गिफ्टेड भी है। तो इसे नेचुरल यूनिट है किसका? मैनकाइंड का। कौन? नेशन स्टेट्स। ठीक है, समझे। और यहाँ पे देखिए, ये एक नया ये है, उस समय जो प्रूसिया का एक बहुत खतरनाक जो मैटरनिक था, मैटरनिक। ठीक है, और ये मैटरनिक है। ठीक है, मैटरनिक, मैटरनिक कौन था? कंजर्वेटिव था। और मैटरनिक ये बोला इसके बारे में कि जोसेफ मैज़नी जो है ना, वो बहुत बड़ा दुश्मन है, डेंजरस एनिमी किसका? कंजर्वेटिव सोशल ऑर्डर का। तो जो कंजर्वेटिज्म जो थी, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडिशनल कल्चर में बिलीव करती थी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा कौन? जोसेफ मैज़नी। ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। और ये कौन बोला था? मैटरनिक बोला था। ठीक है, जोसेफ मैज़नी के बारे में। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, जोसेफ मैज़नी के बारे में। चलिए, ठीक है। द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848। तो 1815 में क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ वेनिस साइन हुआ था, कंजर्वेटिव का फिर से दबदबा आ गया, है ना, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस फिर से रीइंट्रोड्यूस करा दिया गया। तो 1815 में ये सब चीज़ हुआ, 5 साल तक लोग झेला इस चीज़ को। फिर 1830 से क्या होने लगा? सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, रिवॉल्यूशंस का फिर से सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगे, है ना, फिर से वो एक्टिव हो गए। क्यों? क्योंकि उनको नेशन स्टेट्स बनाना था, ताकि इक्वालिटी मेंटेन हो, फ्रीडम मेंटेन हो। तो 1830 से 1848 लगभग लगभग 18 साल तक क्या चाहा? रिवॉल्यूशंस का एज रहा, यानी यूरोप में कहीं ना कहीं हर जगह लगभग रिवॉल्यूशन होना शुरू हो चुका था। ठीक है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या हुआ? फिर से रिटर्निंग हुआ। ठीक है, और जो फ्रांस का जो किंग बना दिया गया 1830, किसको बनाया गया? लुइस फिलिप को। तो जब फ्रांस हारा तो वहाँ पे मोनार्की स्टैब्लिश कर दिया गया, और मोनार्की का क्या नाम था वहाँ पे? लुइस फिलिप, है ना। तो ये चीज हुआ। ठीक, एंड ऑफ कंजर्वेटिव डोमिनेंस एंड रिसर्जेंस ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। और कंजर्वेटिव का जो डोमिनेंस था, ठीक है, ये रिवॉल्यूशन जो हुआ, ठीक है, इस रिवॉल्यूशन में कंजर्वेटिव को क्या किया गया? खत्म किया गया, और फिर से लिबरल नेशनलिज्म का इंट्रोडक्शन है। लिबरल लिबरल हाँ, आ गया ना। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब जिसमें ऐसा एक तो नेशन स्टेट हो, नेशन स्टेट हो, और उसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, गुड्स, कैपिटल हो। नेपोलियन वाला नहीं, नेपोलियन में भी इक्वालिटी था, फ्री ऑफ मूवमेंट, गुड्स वगैरह था, लेकिन वो लिबरल तो था एक तरह से, क्योंकि फ्री मूवमेंट चल रहा था, लेकिन वो नेशनल
नेशनलिस्टिक अप्रोच नहीं आ पा रहा था, क्योंकि फ्रांस का जो नेपोलियन पूरे जैसे को कैप्चर करता उस पर भी उसी का दबदबा, ऐसा नहीं था कि उसको वहाँ का जो रूलर था डेस्पोटिक उसको हटा के वहीं का जनता का किसी को रूलर वो बनाया रहा था, नहीं वो खुद ही रूलर बन रहा था सबका, है ना। तो ये जो लिबरल नेशनलिज्म था यहाँ पे कि जो नेशन स्टेट आएंगे उसमें जो रूलिंग क्लास होगा वो इसी देश का होगा, है ना, अपने लोग का ही होगा, प्लस उसको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होगा, है ना, वो कुछ अपने मन से नहीं कर सकता है, अगर कुछ करेगा तो उसको नेक्स्ट इलेक्शन में हटा देंगे, है ना। तो इस तरह से लिबरल नेशनलिज्म का भी कंसेप्ट आया, ठीक है। और इस तरह से बेल्जियम जो है, जो रिवॉल्यूशन 1830 1848 में जो रिवॉल्यूशन चल रहा था, ठीक है, उसी के दौरान बेल्जियम जो है वो इंडिपेंडेंस हो गया किसके से, नीदरलैंड से, है ना। तो